हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल मेहराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो। तो हाँ, आज हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का लास्ट टॉपिक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आज हमारा यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ओके। और फिर हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे बना था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जहां पर ब्रिटिशर ने पूरी की पूरी पावर जो थी वो इंडियन के हैंड्स में दी कि आप अब अपना देश को चला सकते हो, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ 1947 एक्ट। और उससे पहले हम करेंगे आज की हमारी कोटेशन। द कोटेशन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लर्निंग इज द ओनली थिंग द माइंड नेवर एग्जॉस्ट, नेवर फियर, नेवर रिग्रेट्स। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि सीखने में लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारा दिमाग कभी एग्जॉस्ट नहीं होता, थकता नहीं है, कभी डरता नहीं है और कभी रिग्रेट नहीं करता। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं तो वहाँ से आपको अच्छे से क्लियरेंस आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लर्निंग क्या होती है? लर्निंग का मतलब क्या है? लर्निंग का मतलब होता है सीखना, सीखना, ठीक है। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या आती है? माइंड नेवर एग्जॉस्ट, मीन्स कि दिमाग कभी थकता नहीं है। जब हम फिजिकल काम करते हैं ना तो हमारी बॉडी थक जाती है, लेकिन जब हम कुछ सीखते हैं, चाहे वो किताब पढ़ रहे हैं, चाहे कोई नया काम सीख रहे हैं, चाहे कोई स्किल सीख रहे हैं, तो हमारा माइंड और ज़्यादा एक्टिव होता है। क्या होता है? एक्टिव होता है, ना कि वो थकता है, ओके। तो हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है तो लर्निंग से माइंड और ज़्यादा स्ट्रोंग बनता है। जैसे हम बात करें कि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी स्ट्रोंग होती है, वैसे ही माइंड को कुछ नया सिखाने से माइंड स्ट्रोंग होता है। अंडरस्टूड? नेवर फियर, लर्निंग नेवर फियर, माइंड नेवर फियर मीन्स कि दिमाग कभी डरता नहीं है। नया सीखने में कभी डर नहीं होता। जब आप सीखने के मूड में होते हो तो आप नए आइडियाज़, नए लोगों के साथ मिलते हो, नई सिचुएशन को ओपन माइंड से एक्सेप्ट करते हो। आपको पता है कि डर कब लगता है? जब हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती। अगर हम यही डर के बैठ जाएं कि हमसे ये होगा नहीं, तो वो हमें हमेशा डराता ही रहेगा। तो कभी भी सीखने से पीछे मत हटिए, हमेशा सीखिए। और लास्ट जो हमारी स्टेटमेंट है कि माइंड नेवर रिग्रेट, दिमाग कभी पछताता नहीं है। जिंदगी में हम कई डिसीजन पे पछताते हैं, जैसे गलत चीज़ खरीद ली, गलत फैसले ले लिए। पर मोस्ट प्रोबेबली आपको कब ज़्यादा फील होता है? जब आपने अपना टाइम वेस्ट किया हो, ठीक है। अगर आपने अपना टाइम वेस्ट किया हो तो तब भी आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हो, लेकिन कभी भी सीखने पर रिग्रेट नहीं होता। जो कुछ भी आप सीखते हो, चाहे वो काम आए या ना आए, वो आपके अंदर ही रहता है, आपको बताता है, आपको बेहतर बनाता है। इसीलिए कभी भी सीखने से मत रुको, हमेशा सीखिए। लर्निंग इज की टू सक्सेस, ओके। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, विच इज़ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की। तो 20 अगस्त की बात करें हम, 20 अगस्त 1917 की बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि हम इंडिया में क्या करेंगे, इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आएंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लेके आएंगे, ओके। तो उनका ऑब्जेक्टिव बस यही था कि इंडिया में गवर्नेंस अच्छी करनी है। देन 1990 में उन्होंने क्या एक्ट लेके आए फिर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ओके। और इसको इनेक्ट किया गया 1921 में।
इससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने एक और एक्ट लाया जो हमने पढ़ा था 1935 का, और इस एक्ट को लाने से पहले साइमन कमीशन हुआ था, ठीक है, साइमन कमीशन, देन 3 राउंड टेबल। अब आप मुझे बताओ कि महात्मा गांधी जी किस राउंड टेबल में गए थे, ओके, आपने मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो उसके बाद हमने पढ़ा था वाइट पेपर, ओके, तो इसके बाद ही जो एक्ट निकल के आया था 1935 का एक्ट, हमने इसको अच्छे से पढ़ा था, जिसने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाई थी इंडिया में, और इसको सेकेंड माइलस्टोन भी बोला जाता था। देन उसके बाद 1947 में 20th ऑफ February 1947 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने ये चीज़ को डिक्लेयर किया कि अब 30 जून 1948 तक क्या होगा, ब्रिटिश रूल एंड हो जाएगा इंडिया में। और ये प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली थे ना, ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि लेबर पार्टी अगर आ जाती, जो हमारी कंजर्वेटिव पार्टी थी उसको यही डर था कि अगर लेबर पार्टी आ गई तो वो मोर सिंपैथिक है इंडियन के लिए, मीन उनको इंडियन के लिए हमदर्दी थी, और हमदर्दी की वजह से वो क्या करते, रूल ख़त्म करने की कोशिश करते। इसीलिए उन्होंने साइमन कमीशन को जल्दी से जल्दी भेज दिया था। बट हुआ क्या, लेबर पार्टी जीती ब्रिटेन में। फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि इंडिया अब सेल्फ रूल करेगी, इंडिया से रूल ब्रिटिशर्स का ख़त्म हो जाएगा, ओके। तो फिर उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अब जो पावर है इंडिया की वो ट्रांसफ़र की जाएगी इंडियन रिस्पॉन्सिबल हैंड में, जो देश के नागरिक रिस्पॉन्सिबल हैं उसके हैंड्स में क्या दी जाएगी, पावर दी जाएगी। बट एक चीज़ और हुई, इस अनाउंसमेंट के बाद मुस्लिम लीग में एगिटेशन हुआ। एगिटेशन मीन कि मुस्लिम लीग को लगा कि हम कैसे यूनाइट रहेंगे इंडिया में, तो उन्होंने डिमांड की पाकिस्तान की कि हमें पार्टीशन चाहिए, ओके, हम सेपरेट देश में रहना चाहते हैं। फिर देन उसके बाद क्या हुआ, जून 3 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम हो रहा है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा अगर कोई इस चीज़ को नहीं चाहता। तो मीन कि जैसे प्रिंसली स्टेट क्या थी, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानना चाहती थी, मुस्लिम लीग भी इस चीज़ को नहीं मानना चाहती थी। तो उन्होंने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी कि अगर कोई अनविलिंग है तो वो उन पर कोई ये चीज़ थोपी नहीं जाएगी। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन जो उस टाइम वॉइस रॉय था इंडिया का, उसने पार्टीशन की और उसको हम बोलते हैं माउंटबेटन प्लान, ओके। उसके बाद इस प्लान को मुस्लिम ने भी एक्सेप्ट किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी क्या किया, एक्सेप्ट किया। देन 18 जुलाई 1947 को इस एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास कर दिया। उसके बाद जो हमें इंडिपेंडेंस मिली थी वो इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 में। अंडरस्टूड? तो ये था आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। द टॉपिक इज़ कि सबसे पहले 20th फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल एंड कर दिया जाएगा 30th जून 1947 में।
उसके बाद उन्होंने बोला कि पावर जो है वो ट्रांसफ़र की जाएगी रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड में। और इस अनाउंसमेंट के बाद एगिटेशन हुआ मुस्लिम लीग में कि उन्होंने डिमांड किया कि उनको पार्टीशन चाहिए कंट्री में। ओके, देन उसके बाद मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये सब बता दिया। आफ्टर दिस 3 जून ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो इंडिया कैन नॉट बी अप्लाई। और 3 जून 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज़ को क्लियर किया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, इंडिया कांट बी अप्लाई टू दोज पार्ट, इंडिया में वो उस पार्ट पर अप्लाई नहीं होगा जहां पर कंट्री अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट। मीन देश में जहां पर कुछ पार्ट्स में ये चीज़ें नहीं एक्सेप्ट की जाएंगी उसमें ये एक्सेप्ट नहीं करी जाएंगी, मीन कि नहीं उन पर लागू नहीं होगी। ऑन द सेम डे माउंटबेटन ने ए वॉइसरॉय ऑफ इंडिया था, उसने पार्टीशन प्लान लाया इंडिया और पाकिस्तान का, उसको माउंटबेटन प्लान भी बोला जाता है। देन प्लान वाज एक्सेप्टेड, प्लान इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। देन अब हम बात करेंगे बैकग्राउंड की। अब बैकग्राउंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों ब्रिटेन ने इंडिया से अपना रूल एंड करने की बात की, तो उसके पीछे कुछ कारण हैं, एक एक करके उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, एक तो उनके पास क्या हो रहा था कि इम्पैक्ट पड़ रहा था वर्ल्ड वार 2। जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी उसमें क्या हुआ था, ब्रिटेन के पास ह्यूज लॉस आया इकोनॉमिक्स में। मीन ब्रिटेन की इकोनॉमिक बिल्कुल डाउन चली गई थी, ब्रिटिश इकोनॉमी जो है वो कर्जे में डूब गई थी। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से वो इतना एम्पायर को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे इंडिया में, तो इसी वजह से एक कारण ये था। दूसरा, इंटेंसिफिकेशन ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, और जो इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस जैसे इन्होंने जो मूवमेंट चलाई थी ये काफ़ी इंटेंसिफाई हो गई थी। मीन इसकी जो आप बोल सकते हो क्वांटिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इंक्रीज हो गई थी। दूसरा कारण ये भी था। तीसरा कारण था नेवल इम्यूनिटी। अब जो नेवल मीन्स जो नेवी में थे उस इम्यूनिटी में भी ये चीज़ें आ गई कि हम ब्रिटिशर को यहाँ से निकालेंगे। तो रॉयल इंडियन नेवी में भी रिवोल्ट स्टार्ट हो गए जैसे बॉम्बे और दूसरे पोर्ट्स में। और आर्म्ड फोर्सेस ये क्या अब ब्रिटिश के कंट्रोल से बाहर थी। ओके, उन्होंने ब्रिटिश को मानना बंद कर दिया था। तो तीसरा कारण ये था। अगर हम बात करें फोर्थ कारण की, तो रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी में एक रेजिस्टेंस का सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस का काम किया कि हम ब्रिटिशर्स का रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। उन्होंने क्या कर दिया, वीकेंड ब्रिटिश मॉरल अथॉरिटी, ब्रिटिश की मॉरल अथॉरिटी को बिल्कुल वीक कर दिया। डेथ अलार्म्ड द ब्रिटिश, अब उन्होंने ब्रिटिशर का मीन कि बिल्कुल खात्मा करना स्टार्ट कर दिया था। देन अगर बात करें फिफ्थ की, तो प्रेशर यूनाइटेड स्टेट से भी प्रेशर आ रहा था और यूनाइटेड नेशन से भी प्रेशर आ रहा था कि उन्होंने अटलांटिक चार्टर के हिसाब से बोला कि अब सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा सभी नेशन में, नेशंस अपने अपने हिसाब से अपने देश को चलाएंगे। यूएसए ने अपोज कर दिया कॉलोनियल सिस्टम को और न्यू पावर सुपर पावर जो प्रेशराइज कर रही थी। अब देखो पहले सुपर पावर के रूप में कौन था, ब्रिटेन, ठीक है। अब सुपर पावर कौन बन गया था, यूएसए। तो इसने ब्रिटेन पर प्रेशराइज किया कि अब आप ये कॉलोनियल सिस्टम छोड़ो, ठीक है। यूएनए ने सपोर्ट किया डीकॉलोनाइजेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। तो उसका सिक्स्थ कारण क्या बना, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान। इन्होंने जितने भी प्लान लाए कि हम कैसे मीन्स कि इंडिया में अपना रूल कैसे बना सकते हैं, तो इन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा, कैबिनेट मिशन भेजा, बट ये दोनों मिशन फेल हो गए। इनमें कोई कंसेंसस नहीं हुआ, ना तो कांग्रेस में ना ही मुस्लिम लीग में। ओके, तो मेंटेनिंग यूनिटी, अब ब्रिटेन को भी लगा कि एक यूनिटी बना के रखना अब पॉसिबल नहीं है।
देन कम्युनल टेंशन थी, वायलेंस था। अभी देखो उन्होंने क्या किया, इंडिया को बोला कि आप अब फ्री हो, आप ब्रिटिश का रूल एंड हो जाएगा। यही चीज़ों के बाद जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने क्या किया कि हमें एक सेपरेट स्टेट कंट्री चाहिए मुस्लिम के लिए। तो उन्होंने इस चीज़ को माना नहीं, तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट एक्शन डे बोला, जिसमें उन्होंने कम्युनल टेंशन करनी स्टार्ट की। देन थ्रेट ऑफ सिविल वॉर, अब उन्होंने उन्होंने बोला कि हम सिविल वॉर भी करेंगे, रिलीजियस कम्युनिटी को भी टारगेट करेंगे, पार्टीशन, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, माउंटबेटन ने पार्टीशन का प्लान लेके आए थे। राइज ऑफ मुस्लिम लीग एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान, ये मैंने आपको बता ही दिया कि मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग चाहती थी कि उनको एक सेपरेट नेशन मिले। ब्रिटिश ये चीज़ से डर गए थे कि ब्रेक डाउन ऑफ लॉ, अगर इन्होंने लॉ तोड़ दिया तो उन्होंने फिर क्या किया कि इनको अलग कंट्री का प्लान दे दिया। ओके, उसके बाद चेंज इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी चेंज हो गई थी। लेबर पार्टी, क्लीमेंट एटली आ गए थे पावर में। लेबर गवर्नमेंट जो थी वो इंडियन एस्पिरेशन के लिए ज़्यादा भावुक थी। एटली बिलीव्ड कि इंडिया अब सेल्फ रूल करेंगे, ये मैंने आपको पहले भी चीज़ समझा दी है। माउंटबेटन प्लान आया 3 जून 1947 में। इन्होंने लॉर्ड माउंटेन ने वॉइसरॉय था जो इंडिया का, उसने ये चीज़ प्रपोज की थी। तो इसके बाद इन्होंने एक्सेप्टेड किया, कांग्रेस ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, मुस्लिम लीग ने किया, सिक्स ने किया और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को तैयार कर दिया। अब हम चलते हैं मेन प्रोविजन की तरफ। सबसे पहले इसके प्रोविजन एक एक करके देख लेते हैं, फिर एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, पहले इन्होंने ब्रिटिश रूल मीन इसका प्रोविजन क्या था कि ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा, पार्टीशन की गई, गवर्नर जनरल ईच डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल रखे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज को बोला कि आप लेजिस्लेचर का काम कर सकते हो, नो ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियन लॉ, इंडियन लॉ पर ब्रिटिश का कोई कंट्रोल नहीं होगा। सेक्रेटरी का ऑफिस यहाँ पर क्या कर दिया, एंड कर दिया। डिवीज़न की आर्म्ड फोर्सेस की, सिविल सर्विसेज की, प्रिंसली स्टेट्स, ब्रिटिश क्राउन टू रिमेन सिंबल, और बोला इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बी टेम्परेरी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इसको समझ लेते हैं जल्दी से। एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल की बात करें तो 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश की अथॉरिटी को सीज कर दिया गया। इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट डोमिनेंट बने। सोवेनिटी जो ब्रिटिश क्राउन की थी वो एंड कर दी गई। ब्रिटिश किंग अब एम्परर को नहीं देखेंगे, मीन अब ब्रिटिश किंग इंडिया के एम्परर नहीं होंगे। नेक्स्ट है पार्टीशन ऑफ इंडिया, दो डोमिनेंस बनी, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास क्या क्या चीज़ें आई, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस आई और बलोचिस्तान इसके पास आया। ठीक है, तो इस प्रोविंसेस में बंगाल और पंजाब में डिवाइडेशन की गई इंडिया और पाकिस्तान में। मीन अगर हमारा जैसे ये डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ पर जो हमारा पंजाब था वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इधर वाला पंजाब जो था वो पाकिस्तान को दिया गया, इधर वाला इंडिया के पास। और अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल भी डिवाइड किया गया। देखिए बंगाल को कैसे डिवाइड किया गया, जब यहाँ पर जो हमारा मान लीजिए कि ये हमारा बंगाल है, ठीक है, सारा का सारा बंगाल है जो आज के टाइम पे बांग्लादेश के नाम पे जाना जाता है। तो बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड किया, इधर वाला जो था वो ईस्ट हो गया, इधर वाला जो था वो वेस्ट हो गया। ठीक है, वेस्ट इंडिया के पास आया, ईस्ट जो था वो बांग्लादेश के पास चला गया। मीन तब ये पाकिस्तान का ही एरिया था। ठीक है, बांग्लादेश तो बाद में बना था। ओके, उसके बाद बाउंड्री कमीशन ने सेटअप की बाउंड्री, और बाउंड्री सेटअप करने के लिए किसको बुलाया गया, सर साइरिल रेडक्लिफ को। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन आता है कि गवर्नर जनरल। अभी इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान और इंडिया के लिए गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया। ठीक है, पर वो ब्रिटिश किंग के द्वारा किए गए। गवर्नर जनरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे, मीन वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनेंगे जब तक कि इनको रिपब्लिक नहीं मिल जाती। ओके,
लॉर्ड माउंटबेटन इंडियन का बना और मोहम्मद अली जिन्ना फर्स्ट गवर्नर जनरल बना पाकिस्तान का। ये दोनों पॉइंट आपने अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज टू एक्ट एज लेजिस्लेटिव। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी है वो लेजिस्लेटर की तरह काम कर सकती है, मीन लॉ बना सकती है। ओके, तो एग्जिटिंग कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज ऑफ बोथ डोमिनान वर एम्पावर्ड टू मेक लॉ। अब लॉज बना सकती हैं, फ्रेम कर सकती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सरसाइज कर सकती हैं, उनके पास पावर है, अमेंड कर सकती हैं, रीअपील कर सकती हैं। एग्जिटिंग लॉ इन द सेंस कि जो 1947 का एक्ट ब्रिटिशर्स ने बनाया था उसको वो रीअपील कर सकते हैं, उसको अमेंड कर सकते हैं। तो इससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को सॉवरेन बनाया गया। ओके, देन नो ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियन लॉ। अब ब्रिटिश का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा इंडियन डोमिनेंस पे, और ठीक है, दोनों डोमिनेंस पे कोई भी कंट्रोल नहीं था। 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश लॉ इम्प्लीमेंट किया गया इंडियन पे और पाकिस्तान पे। ओके, दे एस्टैब्लिश कंप्लीट लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस। इन्होंने क्या किया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस दी उनको लेजिस्लेटिव के लिए कि अपने देश के लिए वे खुद लॉज क्रिएट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रोविजन है एंड ऑफ द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर द इंडिया। तो यहाँ पर इन्होंने सेक्रेटरी की पावर और सेक्रेटरी की पोजीशन को अबॉलिश कर दिया और पॉलिटिकल फंक्शन जो थे वो टर्मिनेट कर दिए। इसके बाद इन्होंने जो भी काम था वो किसको हैंडल किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हैंडल किया, और जो काम पाकिस्तान के थे वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट करेगी। देन डिवीजन ऑफ आर्म फोर्सेस और सिविल सर्विसेज। इन्होंने आर्म फोर्सेस और सिविल सर्विसेज और दूसरे एसेट्स को भी डिवाइड किया दो डोमिनेंस में। मिलिट्री फोर्सेस को शेयर किया, ट्रेजरी को किया, फाइनेंशियल रिजर्व्स को किया और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज किया और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को भी किया। ओके, तो देखो जैसे दो, पहले तो एक यूनाइट था इंडिया और पाकिस्तान, तब उनके पास एक ही फाइनेंशियल था, ठीक है, पैसे मीन, और मिलिट्री भी एक थी, तो इन चीज़ों को इन्होंने आपस में डिवाइड किया। ओके, देन प्रिंसली स्टेट। अब प्रिंसली स्टेट की बात आती है तो प्रिंसली स्टेट को ये बोला गया कि आप फ्री टू ज्वाइन हैं, आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो, इंडिया में चाहे पाकिस्तान में। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप फ्री हो, आप खुद में रह सकते हो, ठीक है। तो ब्रिटिश ने 565 प्रिंसली स्टेट में को एंडेड किया गया था। ओके, देन स्टेट वर एनकरेज टू एक्सीड टू वन ऑफ द टू डोमिनेंट स्टेट्स ने बोला कि आप इन दोनों में से किसी के पास मिल जाओ, बट लेड टू अ मेजर इंटीग्रेशन चैलेंजेस। जो हैदराबाद और कश्मीर और जूनागढ़ के थे इन्होंने मना कर दिया। ओके, प्रिंसली स्टेट ने। ब्रिटिश क्राउन टू रिमेन अ सिंबल। ब्रिटिश मोनार्क वुड रिमेन टिटुलर हेड ऑफ द डोमिनेंट टिल फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ब्रिटिश क्राउन अभी भी इंडिया में था। वो कैसे था, उन्होंने बोला कि जब तक ये पूरा देश रिपब्लिक, इनको प्रॉपर तरीके से रिपब्लिक नहीं मिल जाती तब तक हम इनके गवर्नर जनरल रह सकते हैं, ठीक है। किंग जॉर्ज VI रिमेन द सिंबॉलिक हेड। बोथ कंट्री बिकेम रिपब्लिक ओनली आफ्टर द इनेक्टिंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। और जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेती तब तक इनको रिपब्लिक नहीं मिलेगी, रिपब्लिक मिलेगी अगर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज टेम्परेरी। अब बात की जा रही है कि इंडियन एक्ट जो है वो टेम्परेरी है। टेम्परेरी इन दी सेंस कि जो ब्रिटिशर्स ने एक्ट बनाया था वो टेम्परेरी है, अगर चाहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इसको रिपीट कर सकती है, अमेंड कर सकती है, यह रिपीट नहीं रीअपील है। ओके, रिपील कर सकती है इसके प्रोविजन को, और मिंट कंप्लीट सॉवरेनिटी ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, और न्यू गवर्नमेंट की सॉवरेनिटी को कंप्लीट कर सकती है। देन ये थे आपके प्रोविजन। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस जनरली होता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या थी इसके एक्ट की। तो लीगल फ्रेमवर्क किया इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, मार्क द एंड ऑफ कॉलोनियल रूल खत्म किया गया, पीसफुल ट्रांजिशन की गई पावर की, और बेस फॉर कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी इन इंडिया, और इंडिया और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी लेके आए। ओके, बात करें अगर हम इसके क्रिटिसिज्म की, तो क्रिटिसिज्म देखिए, जब पार्टीशन की गई थी तो कितनी वायलेंस हुई थी,
हिंदूज़ ने मुस्लिम को मारा, मुस्लिम ने हिंदू कम्युनिटी को मारा, ठीक है। तो एक वॉयलेंस पार्टीशन थी ये। इन्होंने कश्मीर के इशू को अनरिजॉल्व रखा, ओके। और जल्दी जल्दी में इन्होंने जो भी विड्रॉल किया वो एडमिनिस्ट्रेटिव और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में तब्दील हुआ था। मीन एडमिनिस्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम आई, और आपको जैसे मैंने बता ही दिया कि पार्टीशन के टाइम कितना दंगे फसाद हुए थे, उसके हास्टी विड्रॉल की वजह से हुए थे, ओके। तो यस, आपका इंडिपेंडेंस एक्ट खत्म हुआ और इसी के साथ आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फुल्ली खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ आपको, ये टॉपिक मैं आपको लक्ष्मीकांत की बुक से करवा रही हूँ, और साथ साथ में मेरे अपने सेल्फ नोट से भी मैं आपको करवा रही हूँ, ओके। तो आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अच्छे से दोबारा से देखिए, आपको हर चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियरेंस मिलेगी। और अगर आपको इस लेक्चर और किसी भी प्रीवियस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बट उससे पहले अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा है। आप इसको मार्क्स भी दे सकते हैं 10 में से कि आपको कितना अच्छा लगा है। और प्लीज़ सब्सक्राइब दी मेहरा मास्टरी क्लासेस। तो थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, जय हिंद।